तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट करंट अफेयर्स जो अप्रैल 2024 है, इसके जो है वो सेकंड वीक के करंट अफेयर जो है वो आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो है वो हमारी कोशिश रहेगी पूरे वीक के करंट अफेयर जो है वो कवर करेंगे, जो न्यूज़पेपर में रहा है, जो भी टर्म या कोई प्लेस इन न्यूज़ है, या फिर कोई भी जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, या कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो सभी जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो पूरे लास्ट वीक में जो है वो अप्रैल के सेकेंड वीक में जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हो रहे हैं उन सभी को। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। ये एक रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग यानी कि कुमती पथी रॉक पेंटिंग, ये तमिलनाडु में है और ये 3000 साल पहले की पेंटिंग है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है। और यहाँ पर जो है वो एलिफेंट, थीर और अदर्स एनिमल्स के जो है वो पिक्चर्स जो है वो बनी हुई है, यानी कि पेंटेड, वेल पेंटेड, और उसमें जो कलर यूज़ किया गया है वो इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर जो नेचुरल गम प्लस नेचुरल कलर्स को जो है वो यूज़ किया गया है पेंटिंग्स के लिए, और ये पेंटिंग जो है वो तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ जो है वो अदर पेंटिंग्स जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, प्लस साथ में केव्स, यहाँ से रॉक पेंटिंग की बात हो रही है प्लस केव पेंटिंग, दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो केव पेंटिंग भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है प्रोजेक्ट आकाश तीर। जो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब एयर डिफेंस जो इनिशिएटिव है बाय इंडियन आर्मी, जिसमें ये टारगेट है कि हम क्या करेंगे, इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम जो है वो अपनी एयर डिफेंस जो इंडियन आर्मी के पास है उसको जो है वो जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बूस्ट अप करेंगे। तो यहाँ पर मेन टारगेट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि एयर कैपेबिलिटीज़, एयर डिफेंस को बूस्ट अप करना। देन उसके बाद थर्ड है हमारा कि राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, आईवीसी साइट है, और ये न्यूज़ में है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे जो है वो ये साइट है। अब एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट अगर न्यूज़ में है तो दैट मीन्स यहाँ से जो है वो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि कौन सी साइट जो है वो इंडिया में है और कौन सी साइट जो है वो पाकिस्तान में है। पहले तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सी साइट जो है वो किस नदी के किनारे पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ साइट्स है लाइक जो हमें याद करनी है। रोपड़ हो गया सबसे पहले तो, देन हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पर है, मोहनजोदारो जो इंडस रिवर के किनारे पर है, कोटदीजी, चहनुदारो, ढोलावीरा, लोथल, ये इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी, कालीबंगन। और जो ढोलावीरा है वो तो जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लोथल जो है वो यहाँ पर डोकयार्ड है, प्लस अगर हम थोड़े बहुत फीचर्स भी इनके जो है वो यहाँ पर मतलब साथ में जो है वो पढ़ सकते हैं, जिससे जो है वो क्या कि पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो करंट के साथ लिंकअप करके जो हम इस तरह से जो है वो स्टैटिक को पढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये न्यूज़ में है, और न्यूज़ में होने का कारण जो है वो ये है कि इंडिया हैज़ emerged एज अ कंट्री with highest percentage of doping offenders according to the 202 testing figures released by the World Anti-Doping Agency। World Anti-Doping Agency ने जो अभी रिसेंटली जो फिगर्स रिलीज़ किए हैं, जो डाटा रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स जो है वो भारत में इस टाइम पे है, अकॉर्डिंग टू 202 डाटा, यानी कि 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। और ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी है एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1999 में, यानी कि 199 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1099, सॉरी, 1099 में ये बनी थी, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मेन टारगेट है वो है कि डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करना वर्ल्ड वाइड, ये याद रखिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है वॉशिंगटन ट्रीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वॉशिंगटन ट्रीटी लिंकअप करती है नाटो के साथ, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 75 ईयर जो है वो इसने कंप्लीट किए हैं, और 1949 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 12 थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इसके 32 मेंबर्स हैं। 31st मेंबर जो है इसका वो फिनलैंड है, और 32nd जो है वो स्वीडन, लेटेस्ट मेंबर जो ज्वाइन किया है वो है स्वीडन। ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो है वो फिनलैंड और साथ में अभी स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद एक और ट्रॉपिकल कंट्री है, ये न्यूज़ में रही है, और ये कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका, और मतलब इन वेस्ट अफ्रीका में है, और वो वहाँ पे भी कहाँ पे, अटलांटिक कोस्ट में। तो इस कंट्री का नाम है सेरिया लियोन। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक सब्सटेंस है, एक ड्रग है कुश,
ये जो कुछ ड्रग है ये सिंथेटिक मतलब डेडली सिंथेटिक ड्रग है कुछ, इसके रिगार्डिंग जो है कि इन्होंने जो क्या है कि इसका अब्यूज यूज जो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जो इन्होंने जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस कंट्री की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री अटलांटिक कोस्ट की साइड पे है ये, और 1961 में जो है वो ये फ्री हुई थी यूके से, यानी कि ये जो है वो कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम की। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्री टाउन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंट्री की लोकेशन जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी 1943 में, अक्टूबर 21 1943 में जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने वो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी। इसके जो सिस्टम अगर हम बात करें आज़ाद हिंद गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके पास थे, तो सबसे पहले तो यही है कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट जो थे वो बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस हेड ऑफ द स्टेट। देन उसका कैप्टन लक्ष्मी ने हेड किया था वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को, और ऐसे अय्यर जो थे वो पब्लिसिटी विंग को जो है उन्होंने हेड किया था। ये याद रखना, दो इंपॉर्टेंट नाम है इनमें। और इसके बाद सुप्रीम एडवाइजर की अगर हम बात करें जो बोस के थे वो थे रास बिहारी बोस, ये सुप्रीम एडवाइजर थे। और इस गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट किया था एक्सिस पावर ने, जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाती है जापान, जर्मनी और इटली, इन्होंने जो वो सपोर्ट किया था, ये याद रखना। अब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के साथ आज़ाद हिंद फौज को भी हम अगर साथ में पढ़ लेते हैं तो हमारा स्टैटिक जो है वो करंट बेस्ड अप्रोच के साथ और अच्छा हो जाएगा। तो इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जो है वो ये आर्मी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ जापान, ठीक है, जापान ने सपोर्ट किया था। देन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था। फिर उन्होंने क्या है कि भारत पर जो है वो अटैक किया था, ठीक है, भारत यानी कि उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया, उस पर अटैक किया था, ये याद रखना, विया रंगून। और 1945 में जापान की डिफीट के बाद जापान जब हार जाता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है वो बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूएसए ने गिरा दिए थे, उसके बाद ये जो है वो डिसबैंड हो गई थी। जापान ने जब सरेंडर कर दिया था देन ये जो आर्मी थी इंडियन नेशनल आर्मी, इसको डिसबैंड कर दिया गया था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और भी आ जाता है, वो आ जाता है इंडियन आर्मी के ट्रायल्स। जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है इसके जो ट्रायल्स हुए थे रेड फोर्ट वाले, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से, तो वो भी हम यहाँ जो है वो याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद है छंगपा ट्राइब, ये लद्दाख में है और ये सेमी नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है। जो सेमी नोमैडिक मतलब ये इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं। छंगतंग प्लेट्यू में ये है, तो याद रखना सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि छंगतंग प्लेट्यू वो कहाँ पर है, तो इट इज़ इन लद्दाख, ठीक है। और ये हाईली पास्टोरल है, मतलब पास्टोरल जो है वो हाई एल्टीट्यूड पास्टोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, यानी कि इनके लाइवलीहुड सोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो याक और गोट से लिंकअप करते हैं। और ये तिब्बतियन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज अगर बनते हैं तो वो छंगपा ट्राइब से रिलेटेड सबसे पहले तो यही बन सकता है कि ट्राइब कहाँ पर है, और उसके बाद जो है वो ये फॉलो करते हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म को, तो ये फैक्ट याद रखना कि तिब्बतियन बुद्धिज्म को जो है फॉलो करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स आ जाती हैं जैसे गद्दी हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, भील हो गया, गोंड हो गया, खासी हो गए, ठीक है, संथल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो न्यूज़ में रह रही है। और अदर छोटी छोटी ट्राइब्स लाइक भील, ये इंपॉर्टेंट है, ओरोन, ये कुछ ट्राइब्स है सेंट्रल इंडिया की, ये हमें जो है वो याद रखनी है, एग्जाम में आती है। प्लस साथ में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो ट्राइब से बनते ही हैं। प्लस साथ में ये तो इंपॉर्टेंट है, ये एक और इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा को जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स भी कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स भी कहते हैं आपका जो वो क्या है उड़ीसा को, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 7 अप्रैल को, और इसकी जो थीम है माई हेल्थ माई राइट्स, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है सतपुला डैम। सतपुला डैम जो है वो दिल्ली का ओल्डेस्ट डैम है, फैक्ट याद रखना, ये दिल्ली का ओल्डेस्ट डैम है। तो न्यूज़ में मतलब न्यूज़ में रहा है, तो ये इसलिए भी ये भी पूछा जा सकता है कि डैम कहाँ पर है, तो सतपुड़ा डैम दिल्ली में है और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डैम है दिल्ली का, याद रखना। इसको कंस्ट्रक्ट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक, यानी कि तुगलक के टाइम पे ये बन रखा है। और इसके दो फंक्शंस थे, सबसे पहला तो इरिगेशन और दूसरा डिफेंस, यानी कि ये फोर्ट को डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहा था और इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज भी जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी। नेक्स्ट उसके बाद है विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट हुआ कि सडन इंक्रीज इन प्रॉफिट,
टिपिकली कॉज्ड बाय एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सर्कमस्टांस। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सडन प्रॉफिट, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें जो वो सडनली जो है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ड्यू टू सेवरल सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स, उसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज योर विंडफॉल टैक्स। तो ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, विंडफॉल प्रॉफिट और विंडफॉल टैक्स, ये पेपर में पूछी गई है, एक बार ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के हीरो रहे हैं, वॉर हीरो, जो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके हीरो रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। 8 अप्रैल को इनकी जो है डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 1857 के रिवोल्ट में। ट्रिगरिंग पॉइंट था बैरकपुर में जो वो मिटनी हुई थी, स्टार्ट हुआ था जहाँ से, और फिर वहाँ पर जो है वो इन्होंने जो वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया था, जिसमें जो है वो कारतूस, जो न्यू राइफल्स थी उनके जो कारतूस, ऐसा जो है रूमर स्प्रेड हुआ था कि वो कारतूस जो है वो गाय और सुअर की चमड़ी से बने हुए हैं, जिस वजह से जो है उन्हें मुंह से छीलकर जो है वो चलाना पड़ता था। तो इन्होंने जो है वो उसके अगेंस्ट जो वॉइस रेज की थी, और अपने सुपीरियर को जो है उन्होंने शॉट डेड भी किया था। फाइनली बाद में इनका जो है कोर्ट मार्शल हुआ था और इन्हें जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था बैरकपुर में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है यूराल रिवर। यूराल रिवर जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले रशिया ने जो है वो फेडरल इमरजेंसी जो है वो रिवर के अराउंड में डिक्लेयर की है, पहला पॉइंट। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूराल रिवर। तो यूराल रिवर जो है वो राइज करती है कहाँ से, सबसे पहले तो याद रखना यूराल माउंटेन से, और फ्लो करती है विया रशिया कजाकिस्तान के थ्रू जो है वो, ये जो एक तो सबसे पहले बाउंड्री बनाती है यूरोप और एशिया के बीच में, और ये जो है वो एम्पिटी होती है कैस्पियन सी में। तो हमारे लिए तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गई, कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर। तो यूराल रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है, आपकी यूराल माउंटेन्स में, याद रखना, और एम्पिटी होती है कैस्पियन सी में। ये वर्ल्ड का जो कैस्पियन सी है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड सी है, याद रखना। ये भी जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद यूराल की अगर हम बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, आफ्टर वोल्गा और दोनबे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनके बाद जो है वो जो है वो आपके यूराल जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जो है वो रिवर है यूरोप की, ये याद रखना। कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो ये 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लार्जेस्ट इनलैंड सी है, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट उसके बाद कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो न्यूज़ में है, जैसे सबसे पहले है बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, इसको हम जीबी से भी याद कर सकते हैं, गुजरात और बरदा, ये इस तरह से याद की जा सकती है। देन असोला, ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। देन उसके बाद है इन्फ्लुएंजा AH5N1 वायरस, ये न्यूज़ में है, और अभी रिसेंटली सबसे पहले तो ये अगर हम बात करें तो ये डिजीज़ जो है वो बर्ड्स में थी, सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, बर्ड्स में थी, लेकिन अभी इसके केसेस जो है वो, ये जो वायरस है ये डिटेक्ट हुआ है काउज में, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इसलिए न्यूज़ में हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेट्स ऑफ USA में जो है वो ये वायरस जो है वो डिटेक्ट हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो वायरस है, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ हुआ था, हांगकांग में। तो ये याद रखना, ये हांगकांग में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था 1997 में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइल्ड इलनेस होती है, और माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो नॉर्मली फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 60% जो है वो यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है, जो बहुत कंसर्निंग है। तो ये जो वायरस है ये ओरिजिनेट, जिसका सबसे पहले आउटब्रेक हुई थी वो हुई थी आपकी हांगकांग में, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये रिसेंटली रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दो आ गया, एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और दूसरा जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मेन हाइलाइट्स क्या है जो हमारे मेंस में लिखने के काम आ सकते हैं यहाँ से, देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ पर बनी है और कब बनी है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंस के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि शिफ्ट हुआ है यहाँ से फार्म टू नॉन फार्म सेक्टर, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर पर जो है वो अब इंक्रीज हो गई है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडियंस जो है वो मोस्ट, जो प्रोबेबली इंडियंस है वो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दो हो गए। तीसरा आ गया स्टेगनेंट वेजेस,
कि पैसा यानी कि जो आपको सैलरी दी जा रही है वो स्टेगनेंट है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज जो है वो यहाँ पर देखा नहीं गया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो एज कंपेयर टू मैन, यानी कि जो ये अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल लेबर फोर्स की तो वो यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू मेल, मतलब उनके काउंट कंपैरिजन में अगर हम बात करें 37 जो था वो 2023 में था फीमेल्स के लिए, जिसमें मेल्स के लिए यहाँ पर कितना है 78.5%, यानी कि मेल्स का शेयर जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये ध्यान रखना। इसमें भी बहुत डिटेल प्रोविजंस पे अगर हम जाएँ तो इनफॉर्मल सेक्टर में अभी कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो अब वो फीमेल्स का वुमेंस का शेयर जो है वो ज़्यादा होने लगा है। तो ये सब जो है वो हमें जो है वो मेंस में लिखने के काम जो है वो आ सकता है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यूज़ में रह ही रहा है, ठीक है। रिगार्डिंग सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर जो है वो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 124। आर्टिकल 124, जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये याद ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब स्पेशल पावर पर चलते हैं। तो सबसे पहला तो है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? गिव सुप्रीम एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन। ये डायरेक्ट आता है पेपर में, ये टर्म जो है वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन, ओरिजिनल जुडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आती है। तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब डिस्प्यूट किसके बीच में हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट, और बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल वर्सेस स्टेट हो रहा है या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो रहा है, तो उस केस में एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आर्टिकल 131 के अंडर ये पावर जो है वो आ रही है। देन उसके बाद आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर ग्रांट करता है टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट ऑर्डर मेड बाय द एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया, यानी कि कोई भी ऑर्डर या जजमेंट जो है वो किसी भी ट्रिब्यूनल ने या फिर कोर्ट ने दी हो, तो उसके रिगार्डिंग जो वो स्पेशल लीव टू अपील जो है वो पावर जो है वो आर्टिकल 136 के पास के अंडर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट याद रखना कि दिस जो ये पावर है इज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल्स, तो ये कोर्ट मार्शल और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के केस में जो है वो अप्लाई नहीं होगी, तो ये याद रखना। देन उसके बाद आता है एडवाइजरी जुडिक्शन, जो आर्टिकल 143 के अंडर आती है। इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो एडवाइस कर सकता है, ठीक है, ये विद स्पेसिफिक मैटर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है क्या वो बाइंडिंग होती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर या नॉन बाइंडिंग होती है? नॉन बाइंडिंग सर। नॉन नॉन बाइंडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस जो है वो बाउंडिंग होती है, बाकी किसी की नहीं। देन उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, आर्टिकल 129 और 142, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो अथॉरिटी होती है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, आइदर सुओ मोटो और पिटीशन बाय द अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और या सॉलिसिटर जनरल और एनी इंडिविजुअल। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है क्या वो हाई कोर्ट के पास भी होती है? यस सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होती है, तो ये याद रखना। देन उसके बाद आर्टिकल 145 गिव द सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट अप्रूवल के साथ जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये याद रखना। इंक्लूडिंग द रूल फॉर पर्सन प्रैक्टिसिंग बिफोर द कोर्ट, हियरिंग अपील्स, एनफोर्सिंग राइट्स एंड एंटरटेनिंग अपील्स, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जब रूल्स बना सकता है, ठीक है, तो वो जो है वो आर्टिकल 145 के अंडर आती है। बट यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना जो है वो जरूरी है, ये याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन पर भी चलते हैं और इसका आंसर आप लोग करेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2021 में आ रखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President. First statement. Then second statement है a High Court in India has a power to review its own judgment as per the Supreme Court does. तो कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन बताओ, फिर आंसर जल्दी करो इसका। फर्स्ट सर। और सेकंड? ओनली वन सर। हाँ जी,
ओनली वन करेक्ट। ओनली वन करेक्ट। हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो है वो इसमें एक बार और सोच लो। एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो सही है कि पहली स्टेटमेंट तो सही है। अ हाई कोर्ट, अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट डज। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें ये है कि बीइंग अ कोर्ट ऑफ, इसमें एक स्टेटमेंट आती है कि बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये याद रखना। और अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट एनी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ऑन जजमेंट, तो ऑन जजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कर सकता है, लेकिन किसी और की नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी की भी कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग ये ध्यान रखना। और इसमें जो है वो एक एग्जाम्पल भी आता है केरला कोर्ट का, जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट ये रिलीज करता है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम फोरकास्ट पे चलते हैं। तो जीडीपी कहा है कि 2024 के लिए जो है वो हमारी जीडीपी जो रहने वाली है, और 2025 के लिए जो, तो एशिया की जो जीडीपी रहेगी वो रहेगी 4.9%। 4.9% है ये फॉर 2024 एंड 2025, ये ध्यान रखना। इसमें इन्फ्लेशन की बात की है कि इन्फ्लेशन जो है वो 3.2% है, और 2025 में इन्फ्लेशन रहेगी 3.0%। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया सेंट्रिक, तो इंडिया के लिए उन्होंने कहा है कि जो जीडीपी है वो 7% रहने वाली है। जो प्रीवियस थी वो 6.7% थी, लेकिन 2024 के लिए भी कहा है कि 7%, यानी कि एडीबी ने कहा है कि कितना ग्रो करने वाले हैं, 7%। 2025 में हम ग्रो करेंगे 7.2%, तो ये याद रखना। जीडीपी के फिगर्स याद रखने जरूरी नहीं है, हमें याद रखना है कि एशिया डेवलपमेंट जो आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एडीबी, ये याद रखना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये बना था 1996 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। 68 मेंबर्स है इसमें, याद रखना, और 49 एशियन है और 19 आउटसाइड से हैं। इसका इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडिया इसका। और एडीबी की अगर हम बात करें, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, मतलब रीजनल ग्रोथ पर यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखो ये वर्ड्स है, ये कीवर्ड्स जो है वो आपको मेंस में आंसर लिखने के काम भी आएंगे, मतलब जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहाँ भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है और ये काम आएगा, ठीक है, ये याद रखना। और ये जो एडीबी है यहाँ पर, ये 1996 नहीं है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना, इट इज 1966। जो एडीबी है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है 1966 में। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो वर्ड्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है वो की वर्ड्स हैं, और ये मेंस में जो है वो हमारे जो है वो अगर हम 3-4 लाइन लिखते हैं तो उन्हें कम करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना। देन उसके बाद हम बात करते हैं 34th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो हमने 14 अप्रैल को जो है वो रिसेंटली जो है वो सेलिब्रेट की है, ये याद रखना। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, इनका बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1981 में, और 6 दिसंबर 1956 में जो है वो इनकी फाइनली जो है वो डेथ हुई थी, याद रखना। सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्मर और इकोनॉमिस्ट, ये तीन है। 1942 में जो है वो उन्होंने ये जो है वो लेबर मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय में, ये याद रखना। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत रत्न मिला इन 1990s में, 1990 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद 1927, अगर हम इसके थोड़े से और फैक्ट की बात करें अबाउट बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, तो 1927 में महद सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया था अगेंस्ट जो वो हिंदूज। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी हुई थी उन्होंने तीनों की तीनों में जो पार्टिसिपेट किया था, जिसका रिजल्ट जो था वो कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ अवार्ड थे। कॉमनवेल्थ अवार्ड के बाद जो है वो गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था ऑन ज्वाइंट इलेक्टोरेट। कॉमनवेल्थ अवार्ड जो इंट्रोड्यूस किए थे वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, यहाँ पर इन्होंने जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट साइन किया था गांधी जी के साथ। आफ्टर जो है वो गांधी जी ने जो है वो पुणे जो यजवाड़ा जेल में थे वहाँ पर जो है उन्होंने जो है फास्ट एंड टू डेथ पर जो है बैठ गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखना।
देन उसके बाद जर्नल्स की अगर हम बात करें तो मूक नायक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, 1920 में शुरुआत की थी। बहिष्कृत भारत इन्होंने शुरुआत की थी 1927 में। समर्थ इनका न्यूज़पेपर आया 1929 में, और जनता 1930 में। तो ये इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं, याद रखना। बुक्स की अगर हम बात करें तो इनहेलिनेशन ऑफ कास्ट, तो सबसे पहले यही हो गया। देन उसका बुद्धा और कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1923 में शुरुआत की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई है 1936 में, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, या इसको ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहते हैं, 1942 में ये बनाई है। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे टोटल? 7। 7 मेंबर्स थे। किसी को याद है 7 के 7 मेंबर्स के नाम? कोई एक नाम नहीं। याद हो? वीटी कृष्णामाचारी। ओके, एक अय्यर करके भी है। अय्यर जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, वो है स्वते पोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कलादान प्रोजेक्ट से लिंकअप करता है, जो इंडिया और म्यांमार ने साइन किया है। जो ये पोर्ट है ये म्यांमार में है, और कहाँ पर? राखीनी स्टेट में है, ठीक है। ये रोहिंग्या से रिलेटेड भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो पोर्ट है, ये कलादान जो है वो मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है हमारा, उससे लिंकअप कर रहा है, जिसमें ये दो पोर्ट्स को जो है कनेक्ट किया गया है, एक कोलकाता पोर्ट और दूसरा ये स्वते पोर्ट, ये म्यांमार में है। तो एक तो पोर्ट की लोकेशन पूछी जा सकती है, और दूसरा ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके रिगार्डिंग में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक तो मल्टी मॉडल इसको कहा गया है, यानी कि सबसे पहले आप बे ऑफ बंगाल यानी कि विया बे ऑफ बंगाल कनेक्ट कर रहे हो, जो कि सी रूट है। देन उसके बाद आप यहाँ पर पोर्ट पर जा रहे हो, फिर उसका थोड़ा सा लैंड है, फिर यहाँ पर रिवर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि लैंड, रिवर, सी सभी जो है वो कनेक्ट किए गए हैं। और फिर हम यहाँ से क्या कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? मिजोरम में। यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है वो विया म्यांमार जो है वो एंट्री करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमारे पास ओनली जो चिकन नेक अगर हम बात करें, जो ये कॉरिडोर आता है हमारे पास शिलगुड़ी, और यहाँ से ही जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड है। तो अभी अगर हम विया पोर्ट भी कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पर जो है वो रीजनल डेवलपमेंट जो है वो, जिसके जो है वो चांसेस जो है वो डबल हो जाते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्लस पर याद रखना, सेकंड एवर आर्टिफिशियल रीफ, ये अभी रिसेंट में इंस्टॉल किया गया है मुंबई में। जो पहला इंस्टॉल किया गया था आर्टिफिशियल रीफ, वो किया गया था पुडुचेरी में या पौंडुचेरी में, जिसमें मेन फोकस है वो मैराइन लाइफ को बूस्ट अप करना है। आर्टिफिशियल रीफ्स की अगर हम बात करें, यानी कि कोरल रीफ्स, तो इन्हें अभी सेकंड इंस्टॉल किया है मुंबई में, और फर्स्ट इंस्टॉल किया था हमने कहाँ पर? पौंडुचेरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन उसके बाद इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो 1.7 बिलियन जो है वो बाय 2065 हम जो है वो पहुंचने वाले हैं। अभी 1.4 है, 1.4 बिलियन है, और अभी हम जो है वो इसका 1.7 बिलियन पहुंच जाएंगे 2065। और ये हमने नहीं कहा है, ये कहा है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन ने, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें 2021 से 25 के बीच में जो है वो 1.94 रहेगा। देन उसके बाद 2031 से लेकर 2035 तक 1.73। देन उसके बाद बाय 2025 जो है वो 1.29%, यानी कि ये जो है वो डिक्रीज इन फर्टिलिटी रेट जो है वो देखा जाएगा। देन उसके बाद अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1951 से लेकर 1952 यानी कि 1951-52 में पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें पहली बार जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, ये याद रखना। और ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और कितनी वोटिंग एज है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें? 18। और इसके अमेंडमेंट आपको याद है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो वोटिंग एज जो है वो कम की गई थी 21 से 18? अमेंडमेंट याद है किसी को? 61। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुई थी 1989 में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें जो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, ये दो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिंकअप होते हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ, ये जो अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उससे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन हुई थी, तो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो थे वो सुकुमार सेन थे। प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन कौन है अभी? प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन कौन है?
प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है। ये तो इम्पोर्ट टिप्स पे याद होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सीएजी कौन है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, इसरो का चेयरमैन कौन है, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वन डे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो जो अभी प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो है राजीव कुमार। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट जो थे वो सुकुमार सेन थे, याद रखना। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए जो है वो 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें 14 जो है वो नेशनल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 364 सीट्स जो है वो लेकर आई थी, जिसमें 16 सीट्स अगर हम बात करें जो मिली थी वो मिली थी सीपीआई को, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अभी जब उस टाइम पे कोई कोई यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 1969 में जो है वो पहली बार लीडर ऑफ द अपोजिशन बना था, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड किया गया है 1969 में, याद रखना। और लीडर ऑफ द अपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जो क्राइटेरिया है इसके लिए वो है कि नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कि जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 1/10 से कम नहीं होना चाहिए, तभी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो उस पार्टी को जो है वो माना जाएगा, या उस पार्टी का जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो बनेगा। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। देन उसके बाद है ग्रेविटी होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये जो है वो मेंस में लिखने के लिए आ सकता है 4 नंबर में। तो याद रखना, इसको ऑफिशियली क्या है, ऑफिशियली नोन एज द इंडियन ओशियन जियोड लॉ। याद रखना, लो, जियोड लॉ इज अ ह्यूज जोग्राफिकल डिप्रेशन, मतलब एक ह्यूज जोग्राफिकल डिप्रेशन है जहां पर जो इन द सी लेवल, यहाँ पर क्या है ना कि एरिया है 106 मीटर का जो एरिया, इसमें क्या है कि 106 मीटर जो है वो वहाँ पर समुद्र जो है ना सी, वो डाउन है, तो वो एक होल सा बन जाता है। और ये कितना अप्रॉक्सीमेट 1.2 मिलियन स्क्वायर का जो माइल्स का जो एरिया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि ये पूरा का पूरा सी है और इंडियन ओशन है, तो इसके अंदर कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पर जो है वो सी जो है वो लाइक यहाँ पर अगर ऊपर है इस तरह से, अगर इस तरह से चले तो यहाँ पर जो है वो ये होल सा बन जाता है पूरा, यानी कि यहाँ पर सी जो है वो डाउन थोड़ा सा, तो ये उसके रिगार्डिंग है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें अगर हम बात करें, ये जो शुरुआत होती है इसकी ओरिजिनेट फ्रॉम द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया, ये इंडिया की जो साउदर्न टिप है यहाँ से जो है वो शुरू होता है। और इसको फर्स्ट नोट किया था 1948 में बाय डच जियोफिजिस्ट, ठीक है, फेलिक्स एंड्रीज ने इसको जो है वो सबसे पहले जो है वो नोट किया था, ये याद रखना। देन उसका मनोज पांडा, पांडे नहीं है, मनोज पांडा फर्स्ट, मतलब अगर हम बात करें मनोज पांडा, 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ था उसमें जो है वो फुल टाइम मेंबर जो है वो मनोज पांडा को जो है अपॉइंट किया है। कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड है? फाइनेंस कमीशन मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 280। आर्टिकल 280। और कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, और अभी प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन कौन है? अरविंद पनगड़िया है। कौन से नंबर वाले बने ये? 16। 16th फाइनेंस कमीशन, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, 5 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, याद रखना, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये 10 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद है 2024 एडिशन ऑफ द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ये अभी चाइना में होने जा रही है। तो ये इस तरह से जो हिडन कंटेंट है ये पूछा जाता है पेपर में। तो जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है वो कहाँ पर होने जा रही है, चाइना में, याद रखना। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की अगर हम बात करें, ये न्यूज़ में है, तो यहाँ पर जो है वो साइमन हैरिस जो है वो इलेक्ट हुए हैं यंगेस्ट पीएम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के यंगेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वो हैं साइमन हैरिस, याद रखना। देन उसके बाद JNU इमर्ज्ड एज अ हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन द लेटेस्ट अनाउंस्ड QS रैंकिंग। लंदन बेस्ड जो है वो हायर एजुकेशनल जो ये प्लेटफॉर्म है, जो फार्म है, ये रिलीज़ करती है रैंकिंग को, इसमें जो है वो JNU ने जो है वो भारत की तरफ से टॉप किया है। देन अप्रैल 13 की अगर हम बात करें तो जलियांवाला
हत्याकांड जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था अप्रैल 13 में 1919 में, तो उसके रिगार्डिंग डे जो है वो हम यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 13। देन उसके बाद है अनुराग कुमार, ये याद रखना, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई का जो जॉइंट डायरेक्टर है वो अपॉइंट हुआ है। सीबीआई कौन सी ईयर में बनी है, किसी को याद है? सीबीआई एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? और सीबीआई जो है वो कहाँ से अपनी पावर ड्राइव करती है, कौन से एक्ट के अंडर से? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पुलिस वाला एक्ट इन्वेस्टिगेशन। है हाँ जी, कोई। सीबीआई जो है वो 1963 में बनी थी, ये याद रखना सबसे पहले तो। और सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस का जो एक्ट है उससे पावर जो है वो ड्राइव करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी खुद की पावर्स नहीं है, दिल्ली पुलिस का एक्ट है वहां से जो है वो ड्राइव करती है पावर्स को। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, थर्ड पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। थर्ड पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका, और ये कहाँ पर ओपन हुआ है? भारतीय स्टेशन में। ठीक है, भारतीय स्टेशन में, और इसका जो पिन कोड है वो है MH1718। ये याद रखना पिन। फर्स्ट जो ओपन हुआ था 1984 में वो दक्षिण गंगोत्री में हुआ था। सेकंड 1990 में हुआ था मैत्री स्टेशन में। और करंटली में अगर हम बात करें, भारती और मैत्री ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ से एक आपके लिए क्वेश्चन है, वो है कि एक ना हिमाद्री करके भी एक स्टेशन है जो आर्टिक क्वेश्चन में है, आर्टिक रीजन, आर्टिक के लिए है, वो कौन सी कंट्री में है? हिमाद्री करके एक इंडिया का जो वो है स्टेशन है, वो आर्टिक क्वेश्चन में है, वो कौन सी कंट्री में है? तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नॉर्वे में। उसके बाद नेक्स्ट है दस्तक दस्त दस्त लिक, ये डस्ट लिक, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। फिफ्थ एडिशन जो है वो इसका उज्बेकिस्तान में होने जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है MPLAD, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये न्यूज़ में है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये 1993-94 में शुरू हुई थी। इस स्कीम के अंडर जो है वो 5 करोड़ जो है वो हर साल मिलेगा एक MP को, ताकि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो खर्चा चला सके। ठीक है, ये याद रखना। इसमें MP के पास जो है वो इतनी पावर नहीं होती है, मेन अथॉरिटी जो इसमें होती है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, यानी कि मेन जो सारे का सारा पैसे का लेन ले जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करती है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है, ये याद रखना। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो न्यूज़ में है, वो है मौर्या ट्राइब। ठीक है, मुरिया ट्राइब, ये जो है वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर ये ट्राइब मिलती है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद रखना, कि ये जो है वो अभी क्या हुआ है कि इनकी जो सेटलमेंट है और हैबिटेट है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुई है। ठीक है, और इसमें जो है वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, और आंध्र प्रदेश में जो है वो ये जो लिंकअप करते हैं वो गुत्ती खोया, जो एक ट्राइबल ग्रुप है, यहाँ से इनसे लिंकअप करते हैं। तो ये ट्राइब के बारे में पूछ सकता है कि ट्राइब कौन कौन सी स्टेट में है, प्लस साथ में ये पूछ सकता है कि ट्राइब जो है वो कौन से बड़े ट्राइबल ग्रुप से लिंकअप करते हैं। तो याद रखना, गुत्ती खोया से ही ये लिंकअप करते हैं। और ये जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ये खोया, ये जो KOY, ये खोया जो ये लैंग्वेज है, ये द्रविडियन लैंग्वेज है जो स्पीकअप करते हैं। प्लस ये जो गुती खोयाज है, इन्हें जो है वो ST स्टेटस जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो दे रखा है, जहाँ पर जो है इनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन आंध्र प्रदेश में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, यहाँ पर इन्हें जो है वो ST स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक वो है वुपिंग कफ। वुपिंग कफ के जो है वो केसेस अभी चाइना में देखे गए हैं, नीदरलैंड में देखे गए हैं, और क्रीज रिपब्लिक में देखे गए हैं। तो ये याद रखना, इसके केसेस जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं, और ये कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किससे किसके थ्रू कॉज किया जाता है? बैक्टीरिया के थ्रू, जिस बैक्टीरिया का नाम है बोरडेल बोरडेटइला परट्यूसिस। याद रखना बैक्टीरिया का नाम। और यहाँ पर क्या है कि इसके जो सिम्टम्स है वो कोल्ड लाइक सिम्टम्स है विद लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर यहाँ पर देखा जा रहा है, और कोल्ड लाइक सिम्टम्स। सो दिस इज अबाउट द क्लास।